आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा पर यह खास पेशकश ट्विटर हैकर या हेरा फेरी। अब सवाल ये उठता है कि डेटा प्रोटेक्शन रिफॉर्म या कंपनियों की लाइबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पर तो लगातार बातें चलती ही रहेंगी, लेकिन एक ग्राहक के तौर पर, एक यूजर के तौर पर आपको वो कौन से कदम उठाने चाहिए जो आपको सेफगार्ड करे। आपको अपनी प्राइवेसी अपने हाथ में तो लेनी होगी। साकेत, यहाँ पर अब हमें ये समझना है कि हमें कैसे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करना है। देखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो इन लोगों का भी होगा ना, जिनके हैक हुए हैं, जिनके अकाउंट के जरिए हेराफेरी की गई है। अब जब इन्होंने सारे एहतियातन कदम उठाई रखे होंगे तो हमें क्या उसके आगे बढ़कर अब कुछ करना चाहिए? क्या उसके आगे हमें सोचना पड़ेगा? कविता, पहले अगर हम ये वाली हैक का एग्जाम्पल ले, अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैक्स में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक आप अगर अपने बैंक में जाकर पैसे कहीं सेफली किसी वॉल्ट में जमा करके आ रहे हैं और वो वॉल्ट खुद ही हैक हो जाए, या बैंक का किसी एम्प्लॉई, उसके खुद का जनरल मैनेजर आपके पैसे लेके भाग जाए, अनफॉर्चुनेटली आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसके। उसी तरीके से यहाँ पे जब ट्विटर के एम्प्लॉयज़ हैक हो रहे हैं और उनके थ्रू अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, देयर इज नथिंग दैट एन इंडिविजुअल कैन डू अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। हैविंग सेड दैट, मैं जो एक कंट्रोल हमेशा कहता हूँ, विच मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज, बट इट रिमूव्स 90% of the attacks that happen on your account externally is two-factor authentication. बहुत ही आसान होता है, but at the same time two-factor authentication से 90% plus हैक्स आपकी ईमेल आईडी पे, आपके बैंक अकाउंट पे और आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे वो रुक जाते हैं। उसके बाद भी चीज़ें हो सकती है, बट ज़्यादातर चीज़ें रुक जाती हैं। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप वो करें। एंड एट द सेम टाइम द अदर वे दैट यू कैन थिंक अबाउट इट इज़, आप अगर इंटरनेट इस तरीके से यूज़ करें, ये सोचते हुए कि आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक प्राइवेट मैसेज पे हो, चाहे वो एक प्राइवेट ईमेल पे हो या प्राइवेट ग्रुप पे हो, अगर आप ये अज्यूम करके चलते हैं कि किसी ना किसी पॉइंट पे ये हैक हो सकता है, इट्स अ साइकोलॉजिकल चेंज। आई थिंक दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हाउ यू शुड ट्रीट द इंटरनेट, बिकॉज एज आई टोल्ड, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, वन हु नो दैट दे हैव बीन हैक्ड, द अदर हु डोंट। चलिए, तो आपका ये टिप है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको हमेशा ऑन रखना चाहिए। इनफैक्ट इसके जरिए ही आपको लॉगिन करना चाहिए। लेकिन जितिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल किसी भी साइट पर लॉगिन करने के लिए आपके पास एक मदर आईडी होना चाहिए और उसके जरिए आप तमाम अपने अकाउंट्स में लॉगिन कर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, लेकिन बैंकिंग एप्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन लगातार ऑनलाइन करते रहते हैं, वहां पर भी देखा गया है कि लोग ना ही पासवर्ड रखते हैं, ना ही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखते हैं। ये तो हमने देखा सोशल इंजीनियरिंग अटैक का एक एग्जांपल हमारे सामने है, लेकिन इसके तरह और भी कितने तरह के हैक्स हैं जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट पर प्रभाव डाल सकते हैं? नहीं, देखिए, साकेत ने सही कहा टू फैक्टर की जरूरत के बारे में जो उन्होंने बताया, और ये भी सही है कि भारत के अंदर बहुत बड़ी एक आबादी ऐसी है जो इतना साइबर मतलब सुरक्षित नहीं है, या उनको इतना साइबर हाइजीन के बारे में पता नहीं है, और वो लोग टू फैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते। रादर उनको तो शायद पासवर्ड बदलना भी ना आता हो, क्योंकि वो पहली बार जिंदगी में इंटरनेट पे ऊपर आए हैं, पहली बार स्मार्टफोन लिया है। और रिजर्व बैंक ने इस मुसीबत को समझ लिया था समय रहते, और भारत में पिछले 3 साल से किसी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए ओटीपी मैंडेटरी है। चाहे आप अनलेस एंड अनटिल फिजिकली एटीएम से पैसा विड्रॉ करें तो आपको पिन डालना होगा। अगर आप शॉपिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो पिन मैंडेटरी है। खाली समस्या ये है कि अगर आप अपने कार्ड से शॉपिंग भारत के बाहर कर रहे हैं या किसी विदेशी एयरलाइंस की वेबसाइट पे कर रहे हैं, तो वहां वो ओटीपी नहीं मांगते, बिकॉज आरबीआई खाली अपने इंटरनल इंडिया के अंदर अपनी जुडिक्शन को लागू कर सकता है। तो वो एक अच्छा कदम आरबीआई ने उठाया है, पर हमको वही ऐसे समाज को भी ये समझना होगा दैट देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। ये आप मुझे 100 रुपए दीजिए और मैं 1 घंटे बाद आपको 200 रुपए दूंगा, ये कॉमन सेंस मतलब स्टुपिडिटी का कोई इलाज नहीं हो सकता। कोई एंटीवायरस कोई आपको उससे बचा नहीं सकता। अगर आप ऐसी फ्री लंचेस वाली और दुगनी स्कीम वाली बातों पर विश्वास करेंगे तो आप पैसा खोते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो आपको अनबिलीवेबल स्कीम ऑफर करता है कि यू गिव मी 2 रुपीज एंड यू विल गेट 100 और यू इन्वेस्ट 100 विल गेट 1000, चाहे वो कोई बड़ी सेलिब्रिटी भी क्यों ना हो, आप उसमें अपना पैसा ना लगाएं। दूसरी बात,
अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की स्कीम ऑफर कर रहा है, ना तो आप उसे डिनाई करें, आप रिपोर्ट भी करें। तो cybercrime.gov.in भारत ने पोर्टल लॉन्च किया है। किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइम है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, हरासमेंट है, बुलिंग है, अगर या कोई वेबसाइट हैक हुई है, कुछ भी आपको अगर लगता है तो आप cybercrime.gov.in पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। और भारत की सारी एजेंसियां, सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अक्रॉस स्टेट्स एंड द नेशनल लेवल उस पर मिलकर काम कर रही हैं। विराट, जहां तक हम साइबर लॉ की बात करते हैं, आपने बीच में जिक्र किया डेटा प्रोटेक्शन रिफॉर्म की सख्त जरूरत है, जिस पर शायद काम भी चल रहा है, लेकिन जब इस तरह के मामले अगर हमें भारत में होते हुए दिखाई देते हैं तो हम कहां जाकर गुहार लगाएं? क्या हमारे कानून में इतनी ताकत है कि लोगों की शिकायत सुनेंगे? विराग ने कहा कि यहाँ पे सरकार ने काफी सारे डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर चीजों का इजाद तो किया हुआ है, लेकिन क्या वाकई में लोगों की जो सुरक्षा है वो की जाती है? अगर मैं डिजिटल वर्ल्ड के बारे में समझना चाहूँ तो